नमस्कार दोस्तों, 7 अप्रैल 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की देखेंगे। पहली न्यूज़ जो कि सबसे ज़्यादा बर्निंग है, इंडिया में जो डेली कोविड के केसेस हैं सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये केवल इंडिया में ही बर्निंग न्यूज़ नहीं है, पूरी दुनिया में है। लगभग ट्यूसडे को 1,03,955 नए कोविड केसेस आए इंडिया में। आप देखो, 3 अप्रैल से इंडिया अब तक रोज यूएस और ब्राजील से भी ज़्यादा केसेस को कैटर कर रहा है। दुनिया भर में अगर 7 नए केसेस आ रहे हैं तो एक इंडिया में है। आप कह सकते हो कि फर्स्ट वेव जो आई थी सितंबर में कोरोना वायरस की, उससे भी ज़्यादा डेली केसेस अब इंडिया में आ चुके हैं, 1,03,955। ऑब्वियस सी बात है, ये 1,03,955 केसेस ट्यूसडे को रिपोर्ट हुए हैं ये मंडे के। चूंकि मंडे को रिकॉर्ड नंबर ऑफ टेस्ट हुए, मंडे को पूरे देश में 12.11 लाख टेस्ट कराए गए, जो कि संडे से 3.17 लाख ज्यादा थे। यहां पे जो भी केसेस आए हैं और जो भी डेथ्स हुई, उसमें आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, लद्दाख, नागालैंड और सिक्किम का डाटा इंक्लूडेड नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, केसेस नंबर ऑफ केसेस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, वो ट्यूसडे के डाटा में रिपोर्ट हो जाएगा। ये डाटा कहां से निकाला जा रहा है? covid19india.org से। ये covid19india.org अलग अलग सोर्सेज से डाटा को एग्रीगेट करके सामने लेके आती है। ट्यूसडे को जो नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं वो है 573। अब तक देश में 1,28,00,000 से ज्यादा केसेस और 1,66,000 से ज्यादा 1,66,000 से ज्यादा डेथ्स यहाँ पे हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में। अब आप सोचिए दोस्तों, पूरे देश में 1,03,955 केसेस और अकेले महाराष्ट्र में 55,000 से ज्यादा केसेस। मतलब ऑलमोस्ट जो सबसे बड़ा बर्डन है केसेस का, वो कहां से आ रहा है? महाराष्ट्र से आ रहा है। अब तक जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इस बात में ही असमंजस में है कि महाराष्ट्र में इतने केसेस आ रहे हैं तो कहां कहां से रहे हैं। कर्नाटका में 6,150 केसेस हैं, यूपी में 5,895 केसेस हैं। चलिए फिर भी थोड़े कम है, वैसे तो पहले से ज्यादा है, बट अब महाराष्ट्र के 55,000 से कंपेयर करोगे तो कम ही लगेंगे। फिर महाराष्ट्र में मंडे को 297 लोगों की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु होगी, पंजाब में 61 और कर्नाटका में 39। अब यहाँ पे एक अच्छी खबर भी है कि भाई वैक्सीनेशन बहुत तेजी से चल रहा है। लगभग 8 करोड़ सिंगल डोजेस वैक्सीन की दी जा चुकी हैं अप टिल 7 AM ऑन ट्यूसडे। ये हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस रिलीज ने बोला है। पिछले 24 घंटों में, मतलब कि ट्यूसडे को 7 AM पे अगर डाटा को देखा जाए तो इसके पहले के 24 घंटे में 43 लाख वैक्सीनेशन डोजेस ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। अगर आप देखो तो अब तक देश में एक दिन में 24 घंटों में ये डोजेस देने का रिकॉर्ड है। 43 लाख डोजेस इन 24 आवर्स, दिस इज एक्चुअली रिकॉर्ड। 9 स्टेट्स, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, केरला, बिहार, यहाँ पे 65% ऑफ द टोटल डोजेस दी गई हैं। तो जो थोड़ी बहुत वैक्सीन हेजिटेंसी थी वो चली गई है। पहले कोरोना वायरस फैल नहीं रहा था, वैक्सीनेशन किया जा रहा था, तो ऑब्वियसली बात है लोग कम वैक्सीनेशन ले रहे थे। अब जब कोरोना वायरस फैल रहा है, जिनको हो गया वो भी दौड़ रहे हैं डोजेस लेने के लिए, जिनको नहीं हुआ है वो भी दौड़ रहे हैं डोजेस लेने के लिए, क्योंकि डर का माहौल है, बहुत बुरा डर का माहौल फैला हुआ है इसमें। खासकर मुंबई में अगर आप चले जाओ तो बहुत ही ज्यादा डर का माहौल है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग वीडियोस की, अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी। तो चाहे आप लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में इंटरेस्टेड हो, या स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री में, या फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, ज्योग्राफी में, एनसीईआरटी 6 से 12th में काफ़ी वीडियोस बना दिए, काफ़ी बना रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जाकर रेफर कर सकते हैं। और अच्छी लगे तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, फोटोज़ के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू और आपके मैसेजेस का जवाब देने के थ्रू, और हो सकेगा तो आगे आने वाले समय में लाइव आके भी मैं आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मेरे लेक्चर्स की PDF और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगी। तो अगला है ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म, रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोमलगेट किया है ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स, रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। मतलब ट्राइब्यूनल्स में काम करने वाले लोगों की कंडीशंस को रेगुलेट करने की यहाँ बात की जा रही है। एक्चुअली में ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि पार्लियामेंट ने इस साल बजट सेशन के दौरान ही ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स, रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2021 इंट्रोड्यूस किया, बट एक्चुअली में पास नहीं करा पाए, समय नहीं मिल पाया। तो चूंकि इस चीज को अर्जेंटली सरकार इंप्लीमेंट करना चाहती है, तो आर्टिकल 123 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस प्रोमulgate किया है इसके लिए। और इस ऑर्डिनेंस के थ्रू केंद्र सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिंग्स सम ऑफ द सब्सटेंशियल चेंजेस
in the existing frameworks of appellate bodies and transfer their functioning to judicial authorities। मतलब कि appellate bodies, ये जो आपके ट्राइब्यूनल्स हैं, और ये ट्राइब्यूनल्स जरूरी नहीं है कि, मतलब देखिए ट्राइब्यूनल दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल ही आपका टाटा वर्सेस साइरस मिस्ट्री की एक वीडियो बनाई है। वहां पे मैंने बताया NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और उसके बाद NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल वो भी हो सकता है जहां पे पहली बार केस रजिस्टर हो रहा है, और पहली बार जहां पे केस रजिस्टर हुआ उसने कोई डिसीजन सुना दिया, उसके अगेंस्ट जो अपील है वो अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएगी। तो यहाँ पे हर प्रकार के ट्राइब्यूनल्स कवर हो रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस में। और भाई इन ट्राइब्यूनल्स में काम किस प्रकार से किया जाएगा? जब इन ट्राइब्यूनल्स में लोगों को अपॉइंट किया जाएगा तो वो अपॉइंट करने की ताकत केंद्र सरकार को दी जाएगी। जो उन लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनके अपॉइंटमेंट की कंडीशंस क्या है, उनका टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या है, सैलरीज और अलाउंस क्या है, रेजिग्नेशन वो कैसे करेंगे, उनका रिमूवल कैसे होगा, एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, ये सब किसके हिसाब से होगा? केंद्र सरकार के हिसाब से होगा। यानी ट्राइब्यूनल्स में जिन मेंबर्स को अपॉइंट किया जा रहा है और ट्राइब्यूनल्स के मैंडेट के अंदर क्या क्या आ रहा है, इन चीजों में चेंजेस करना था सरकार को। इसलिए ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 है। इस न्यूज के बारे में टेंशन मत लीजिए, क्योंकि द हिंदू एडिटोरियल पे भरोसा रखिए, कल कोई ना कोई बुद्धिजीवी इस ऑर्डिनेंस को क्रिटिसाइज करते हुए कोई ना कोई आर्टिकल छापेगा एडिटोरियल में, और हम उस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैं एडिटोरियल्स और करंट अफेयर्स अलग अलग लेके चलता हूं, जो कि करंट अफेयर्स में न्यूज बता दो और उस न्यूज के इंट्रिकेसीज क्या है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो हमको एडिटोरियल से पता चल जाता है। इसलिए मैं ये दोनों चीजें साथ साथ लेके चलता हूं। तो यहाँ पे न्यूज है, ऑर्डिनेंस आया है, और ऑर्डिनेंस के थ्रू मेंबर्स कैसे अपॉइंट होंगे ट्राइब्यूनल के, ट्राइब्यूनल के चेयरमैन कैसे अपॉइंट होंगे। अभी यहाँ पे इस नए ऑर्डिनेंस के थ्रू ये बोला गया है कि जो चेयरपर्सन और मेंबर्स है ना ट्राइब्यूनल्स के, वो अपॉइंट किए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा। और केंद्र सरकार कौन से बेसिस पर अपॉइंट करेगी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। इस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का कंपोजिशन क्या होगा? तो उसको हेड करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा मनोनीत कोई दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जज। जो भी चेयरपर्सन होगा ट्राइब्यूनल का, उसका टेन्योर होगा 4 साल का और मैक्सिमम एज 70 साल, और जो मेंबर होगा ट्राइब्यूनल का उसका टर्म होगा 4 साल का या फिर मैक्सिमम एज 67 साल। तो ये कुछ नियम कानून नए बनाए गए हैं, किसके थ्रू? ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। किसी ना किसी एडिटोरियल में इसके रिस्पेक्ट में न्यूज होगी, नहीं हुई तो मैं अलग से डिटेल में इस चीज को आपको समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स में न्यूज आपको काम आएगी। अब चूंकि यहाँ पे आर्टिकल 123 की बात आ गई है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात आ गई है, तो अगर आप में से किसी ने मेरी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज नहीं देखी है, तो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज में आर्टिकल 123, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको पॉलिटी की वीडियो मिल जाएगी लक्ष्मीकांत की। आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख लो, टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हो कि सर पॉलिटी हिस्ट्री इस प्रकार की चीज़ों को कैसे रिवाइज करें। तो रिवाइज करने का बेस्ट तरीका ये है, चूंकि यहाँ पे ऑर्डिनेंस से रिलेटेड सवाल आया है, आर्टिकल 123 न्यूज़ में है, तो आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो चैप्टर है आपका लक्ष्मीकांत का, उसको रिवाइज कर लो। दिस इज द बेस्ट वे फॉर रिवीजन। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमन्ना टू एज्यूम चार्ज। देखिए जस्टिस NV रमन्ना साहब ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पे बैठेंगे, ये ऑलरेडी शरद ए बोबड़े साहब अनाउंस कर चुके हैं। जो भी आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो सीनियर जजेस के साथ कंसल्ट करके आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम नॉमिनेट करता हो। यहाँ पे NV रमन्ना साहब अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। ही विल एज्यूम चार्ज ऑन 24 अप्रैल 2021। NV रमन्ना साहब के ऊपर बहुत से इल्जाम लगाए गए हैं, ठीक है। जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, नाम भूल गया मैं उनका, जगन मोहन रेड्डी साहब, उन्होंने काफ़ी इल्ज़ाम भी लगाए इनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर बातचीत भी काफ़ी हुई है। ऐसा बोला गया है कि रमन्ना साहब के चंद्रबाबू नायडू के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं। तो इस प्रकार के इल्ज़ाम लगाए, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे इल्ज़ामों की बात नहीं होगी, चूंकि NV रमन्ना साहब 24 अप्रैल 2021 को चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, और उससे मतलब एक दिन पहले ही हमारे जो CJI हैं शरद अरविंद बोबड़े साहब, ये रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस NV रमन्ना साहब 48 चीफ जस्टिस हैं। तो इस तरह के सवाल पूछ दिए जाते हैं कि जस्टिस NV रमन्ना साहब कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं, तो 48, 47, 49, 46, इस प्रकार के रटंत विद्या वाले सवाल भी आते हैं। तो जितना रट सकते हो रट लो भाई, अगर आप उस प्रकार के एग्जाम्स दे रहे हैं तो। फिर जस्टिस रमन्ना का जन्म 1957 में हुआ था पोनावरम विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश में। पहले ये 1983 में एज एन एडवोकेट लगे थे, बाद में चीफ जस्टिस बने दिल्ली हाई कोर्ट के 2013 में, और 2014 में इनको जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया गया। अब भाई प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ
इंडिया को अपॉइंट करता है अंडर विच आर्टिकल, तो अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124। फिर भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का, तो वो लिखा हुआ है अंडर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 124। सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर इस प्रकार से आर्टिकल 124 के साथ उसके क्लॉजेस को भी मेंशन करोगे, या किसी भी पॉलिटी के रेलेवेंट या कंटेक्चुअल क्वेश्चन में अगर आप आर्टिकल के साथ क्लॉज कोट करते हो, तो चेकर को लगता है कि भाई आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपके आधा नंबर या 1 नंबर बढ़ सकता है अगर अच्छे मूड में हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, किसी ना किसी जज में आपने कम से कम 5 साल, किसी ना किसी हाई कोर्ट में एज 5 साल आप जज की तरह काम किया हो, या किसी हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट आपने कम से कम 10 साल काम किया हो, या फिर आप डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वाली कंडीशन है वो केवल सुप्रीम कोर्ट के जज में होती है, हाई कोर्ट के जजेस में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वाला क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी में नहीं माना जाता है। और अगर आप बात करो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया कैसे जाता है, तो इसके प्रोविजंस क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 124 में दिए हुए हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी। फिर से वही बात, पॉलिटी रिवाइज करना चाहते हैं तो मेरी लक्ष्मीकांत की जो मैंने सीरीज बना रखी है उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं वो रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने का ये बेस्ट तरीका है। फिर एक और न्यूज़ है, इंडिया टू ज्वाइन 8 अदर कंट्रीज, मतलब इंडिया और 8 अदर कंट्रीज, मतलब 9 कंट्रीज मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च कर रही है जिसको बोला गया है E9 इनिशिएटिव। क्या बोला गया? द कंसल्टेशन इज फर्स्ट ऑफ अ 3-phased प्रोसेस टू को क्रिएट एन इनिशिएटिव ऑन डिजिटल लर्निंग एंड स्किल्स टारगेटिंग मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन एंड यूथ स्पेशली गर्ल्स। डिजिटल लर्निंग और स्किल्स को बढ़ाने के लिए मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन और यूथ स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड को और एजुकेशन देने के लिए 9 कंट्रीज यहाँ मिलकर आई हैं। और ये 9 कंट्रीज क्या करेंगी? They will explore possibility of co-creating and scaling up digital learning to achieve UN Sustainable Goal on Quality Education. UN Sustainable Goal on Quality Education को मीट करने के लिए 9 कंट्रीज, जिसमें चाइना, ब्राज़ील, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान है। ये सब मिलके क्या करेंगे? तो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 को पूरा करने की कोशिश करेंगे। फिर रैपिड चेंज लाने की कोशिश करेंगे एजुकेशन सिस्टम में। कैसे? टीचर्स को सपोर्ट देके, स्किल्स में इन्वेस्ट करके और डिजिटल डिवाइड को कम करके। तो ये जो E9 कंट्रीज हैं वो हर प्रकार की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे इस ग्लोबल इनिशिएटिव से, डिजिटल लर्निंग को अपने अपने देश में बढ़ाएंगे। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 4 का टारगेट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 4 है उसका टारगेट है क्वालिटी एजुकेशन का, उसको पूरी तरीके से मीट करने की कोशिश करेंगे इस E9 इनिशिएटिव के थ्रू। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। E9 इनिशिएटिव एजुकेशन की फील्ड में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फील्ड में इंटरनेशनली क्या किया जा रहा है, मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस किस प्रकार तक सक्सेसफुल हैं, उसके लिए आप इस E9 इनिशिएटिव को कोट कर सकते हो। फिर भाई रिसेंटली रशिया में कुछ हुआ है, एक ऐसा लॉ साइन हुआ है जिसके चलते पुतिन 2036 तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं। कहते हैं ना कि भाई कुछ लोग पैदा ही होते हैं राज करने के लिए, व्लादिमीर पुतिन साहब के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, ये शायद पैदा ही हुए हैं राज करने के लिए। एक नया लॉ पास किया गया रशिया में जिसके चलते व्लादिमीर पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। ऑलरेडी बुढ़ापे पे खड़े हैं, 2021 15 साल तक, और तब तक इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, मतलब पूरी ज़िंदगी इन्होंने ऐश में काटी है। ये नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए हैं रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, एक प्रकार का नया ही कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है। और इसके लिए एक नेशनल रेफरेंडम भी कराया गया रशिया में, जिसमें लोगों से बोला गया कि आप वोट डालो और आप वोट डाल के बताओ कि क्या आप ये 206 नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को अप्रूव करते हो। तो रशिया की 78% वोटर्स ने अप्रूव किए इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को। तो जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है रशिया का, उसके लिए 1993 में जब अप्रूवल मिला था तो भी इतनी मेजॉरिटी नहीं मिली थी जितनी इस बार मिली। 78% ऑफ द वोटर्स ने इन 206 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट के फेवर में वोट किया है। अब इनसे हुआ क्या है? पहली बात तो प्रेसिडेंशियल ताकत बढ़ी है, व्लादिमीर पुतिन की ताकत बढ़ी है, प्लस पार्लियामेंट्री ताकत बढ़ी है। फिर ये बोला गया कि पुतिन 2 और 6 टर्म्स के लिए लड़ सकते हैं, मतलब वो 2024 में भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, 2030 में भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। अब आप बोलोगे कैसे? टेक्निकली देखा जाए तो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी वो लिमिट जारी है कि हाँ भाई 1% राष्ट्रपति 2 बार रख सकता है लगातार। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए हैं ना, कुछ इस प्रकार का सिस्टम बना दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक नया प्रकार का संविधान बना रहे हैं और नए प्रकार के संविधान में नई तरीके से चीजें होंगी। तो अब जब 2024 में पुतिन इलेक्शन लड़ेंगे तो वो नए संविधान के अंदर लड़ेंगे, मतलब उनका जो पहला टर्म है वो 2024 से काउंट होगा। मतलब अब तक जितने भी उन्होंने प्रेसिडेंशियल टर्म काटे हैं
वो भुला दिए जाएंगे। नए अमेंडमेंट्स के अंदर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है और नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पुतिन के जो 2 टर्म्स है वो नए सिरे से गिने जाएंगे। तो मतलब कुछ भी करके, तोड़ मोड़ करके, इधर से उधर चीजें करके हमको राष्ट्रपति बने रहना है। ये पुतिन की थ्योरी, और कहीं ना कहीं पुतिन इस थ्योरी में सक्सेसफुल हो रहे हैं। फिर इन अमेंडमेंट्स में कुछ और चीजें भी करी गई हैं। वो रशियंस जिनके पास फॉरेन सिटीजनशिप है या जिनके पास फॉरेन रेजिडेंसी है, वो पब्लिक ऑफिस नहीं पकड़ सकते, मतलब वो रशिया की गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं जा सकते। कोई भी ऐसा पर्सन जिसने किसी भी समय पे फॉरेन रेजिडेंसी ले रखी हो या फॉरेन सिटीजनशिप ले रखी हो, वो कभी भी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा नहीं हो सकता। इंटरनेशनल नॉर्म्स के ऊपर रशियन लॉज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। सेम सेक्स मैरिजेस को रशिया में बैन कर दिया गया है और बिलीफ इन गॉड के सिद्धांत को यहाँ पे प्रोमुलगेट या प्रोपोगेट करने की बात की जा रही है। ये आपको रशिया नज़र आ रहा है। रशिया की बाउंड्री कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो आप देख सकते हो नॉर्वे, फिनलैंड, ठीक है। आपको और भी यहाँ पे नज़र आ रही जैसे कि यूक्रेन, साउथ में कजाकिस्तान, मंगोलिया। इस तरफ आ जाएं तो आपको नॉर्थ कोरिया के साथ छोटी सी बाउंड्री लगती है और चाइना के साथ भी एक बड़ी बाउंड्री लगती है रशिया की, ठीक है। यहाँ पे कुछ वेस्ट एशियन स्टेट्स हैं, लाइन से ईस्टर्न यूरोपियन देश हैं जो कि मॉस्को के वेस्टर्न पेरीफियर पे बाउंड्री बना रहे हैं। कौन कौन से देश हैं ये पता है? मैं बताता हूं आपको एक एक करके। यहां देखिए, ये जो ग्रीन रंग का नक्शा दिख रहा है ना, जहां पे मैं अभी के लिए अपना कर्सर घुमा रहा हूं, ये जो कंट्री है, इस कंट्री का नाम है एस्टोनिया, ठीक है। एस्टोनिया के थोड़ा साउथ में चले जाओ तो आपको ये वाली जो कंट्री नजर आएगी। उसके बाद एस्टोनिया के नीचे ये वाली जो कंट्री है, ये है आपकी लाटविया। उसके नीचे आइए, ये वाली जो कंट्री जहां पे मैं अभी कर्सर घुमा रहा हूं, ये है बेलारूस। और उसके नीचे आ जाएंगे तो यूक्रेन है। ये जो ग्रीन वाली कंट्री है, इसको आप बोलोगे लिथुआनिया। तो लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, यूक्रेन, बेलारूस, इनकी लोकेशंस मैंने हल्की फुल्की आपको दिखाई हैं, जितना हो सके याद रखिएगा। जनरल स्टडीज पेपर 1 के सिलेबस में और पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। थोड़ा बहुत नक्शा भी मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। फिर एक और एक्सरसाइज न्यूज में, मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ला पेरूस। ये जो ला पेरूस नाम की एक्सरसाइज है, ये कहाँ पे हो रही है? ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में हो रही है 5 से 7 अप्रैल। यहाँ पे इंडियन नेवी शिप्स INS सतपुरा, INS किल्तान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलॉन्ग विद P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। ये लोग इस मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ला पेरूस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि कहाँ हो रही है? ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में 5 से 7 अप्रैल। इस ला पेरूस नाम की एक्सरसाइज के बाद एक और इंडो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज होगी वरुण, जो कि होगी वेस्टर्न इंडियन ओशन में, जहां पे UAE भी पार्टिसिपेट करेगा। अब आप बोलोगे कि ला पेरूस एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करवाता है, तो आप नाम से ही गेस कर सकते हो, इसको फ्रांस कंडक्ट करवाता है। 2019 में फ्रांस ने इसको कंडक्ट कराना शुरू किया था। पहले एडिशन में इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसमें फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने और यूएस में पार्टिसिपेट किया था। ला पेरूस ये एक फ्रेंच नेवल एक्सप्लोरर का नाम है, इसलिए एक्सरसाइज का नाम है ला पेरूस। अब चूंकि इंडिया 2021 में इस ला पेरूस नाम की जॉइंट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा क्वाड ग्रुप इस ला पेरूस नाम की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्वाड ग्रुप इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान का एक ग्रुप है, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन्स में डेमोक्रेटिक नेशंस की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। इसको बहुत हद तक एंटी चाइना ग्रुप भी देखा जाता है। जो चारों क्वाड मेंबर्स हैं वो ओपनली बोलते हैं कि भाई हम रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट नहीं है। बट चाइना कहीं ना कहीं इसको एशियन नाटो की तरह देखता है, चाइना के अगेंस्ट एक अलायंस की तरह यहाँ पे देखता है। अब नेवल सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडो पैसिफिक की बात की जाए, अगर आप बात करो इंडो पैसिफिक रीजन, तो जितना भी इस ग्रीन रंग के गोले, ब्लू रंग के गोले के अंदर आपको इलाका नजर आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है। इसमें पूरा इंडियन ओशन आ गया है और पैसिफिक ओशन का एक बहुत बड़ा इलाका इस रीजन के अंदर आ रहा है। तो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ये स्लोली एक सीरियस नेवल थिएटर में बदल रहा है। बहुत मल्टीनेशनल एक्टिविटीज यहाँ पे देखने को मिली है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंडियन ओशन के साथ साथ साउथ चाइना सी भी इस इंडो पैसिफिक रीजन में आता है, और साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन के थ्रू पूरा का पूरा साउथ चाइना सी चाइना अपने पास क्लेम कर रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, इंडो पैसिफिक रीजन में एक फ्री ऑर्डर बनाना, एक ओपन और इंक्लूसिव ऑर्डर बनाना, एक रूल बेस्ड ऑर्डर बनाना, ये बहुत सारी कंट्रीज का टारगेट है, इनडायरेक्टली चाइना को कंटेन करने के लिए। इस इंडो पैसिफिक का एक कंसेप्ट और है कि भाई यूनाइटेड कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ सीज, इनक्लोज ने जो भी नियम कानून बनाए हैं इंटरनेशनल नेवल बाउंड्रीज को लेके, उनको माना जाए, टेरिटोरियल सी डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व किया जाए, और कहीं ना कहीं जो क्वाड नेवीज का रोल है इंडियन ओशन रीजन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जो क्वाड नेवीज हैं ये मल्टीनेशनल लेवल पावर्स बहुत सारी तरीके में चीज़ों में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकती हैं, जैसे कि लाइव फायर ड्रिल्स में, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में, इस प्रकार की चीज़ों में ये नेवीज आपस में कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। और कोई भी एक ऐसी कंट्री जो कि यहाँ पे ह्यू एंड क्राई और डिस्टर्बेंस मचाना चाहेगा उसको यहाँ पे चेक किया जा सकता है। क्वाड की कंट्रीज ने रिसेंटली मालाबार वॉर गेमिंग एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट किया था नवंबर 2020 में। तो ये है आज की न्यूज़ दोस्तों, ये आपको जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में काम आएगी। तो आई होप आज के करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़ा सा लेट हो गया है, बट सॉरी फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट